नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज का जो हमारा पेपर रहेगा वो है टेक्नोलॉजी एंड डिसेबिलिटी। C15 का पेपर है, स्पेशल एजुकेशन HI के लिए है। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट मॉड्यूल जो है। मॉड्यूल फर्स्ट है हमारा, या यूनिट फर्स्ट है लिसनिंग डिवाइसेस एंड क्लासरूम एकॉस्टिक, जिसमें 1.1 है लिसनिंग डिवाइसेस, टाइप्स, इंडिविजुअल एंड ग्रुप, फंक्शनिंग ऑफ हियरिंग एड, क्लासिफिकेशन ऑफ हियरिंग एड बेस्ड ऑन स्टाइल, बॉडी लेबल, ईयर लेबल, टेक्नोलॉजी, एनालॉग, प्रोग्रामेबल, डिजिटल, लिंग्विस्टिक साउंड टेस्ट एंड अदर आउटकम मेजर। तो यहाँ पर जो है वो पूछा हुआ है कि अदर आउटकम मेजर क्या होता है। तो सुनने के जो उपकरण हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं लिसनिंग डिवाइसेस क्या होते हैं। लिसनिंग डिवाइसेस वो उपकरण होते हैं जो सुनने के लिए सहायक होते हैं उन व्यक्तियों के लिए जिनको सुनने में समस्या होती है। लिसनिंग डिवाइसेस का काम क्या होता है, जो वॉइस की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी होती है उसको बढ़ाने का काम करते हैं, यानी आवृत्ति और तीव्रता को बढ़ाने का काम करते हो, और जो भी दिक्कतें होती हैं उनमें सुधार करते हैं। जैसे किसी को आवाज नहीं सुनाई दे रही है तो उसको मतलब हियरिंग एड लगाने के बाद वो अपनी जो उसकी रेजिडिवल हियरिंग होती है उसका उपयोग करके सुन सकते हैं। तो टाइप्स देख लेते हैं, इंडिविजुअल और ग्रुप हियरिंग एड दो होते हैं। इंडिविजुअल होता है एक व्यक्ति के लिए, ये छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं जो वॉइस की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। अब इसमें टाइप्स देख लेते हैं। तो बिहाइंड द ईयर, जो कान के पीछे लगाया जाता है। RIC, रिसीवर इन द कैनाल, इसमें रिसीवर होता है, कैनाल में लगाया जाता है। CIC है कंप्लीटली इन द कैनाल। ITC जो है वो इन द कैनाल, कैनाल के अंदर लगाया जाता है। ITE जो है इन द ईयर है, कान में लगाया जाता है। दूसरा जो है ग्रुप डिवाइस, ग्रुप डिवाइस यानी कि एक से अधिक व्यक्तियों के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है हार्डवायर सिस्टम। हार्डवायर सिस्टम जो होता है वो एक तरीके का ग्रुप हियरिंग ऐड है या क्लासरूम एम्पलीफिकेशन डिवाइसेस हम कह लें, जिसमें यू शेप में बेंच लगी होती हैं, एक टीचर होता है और सब स्टूडेंट बैठे होते हैं। स्टूडेंट के पास सबके हेडफोन्स होते हैं। हेडफोन्स जो होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और वो कनेक्टेड होने के बाद उसमें से जो टीचर बोलता है वो वायर के थ्रू उनके हेडफोन में उन वॉइस जाती है, और उनके हेडफोन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो एक दूसरे के पास पहुंच जाती है। तो इसीलिए इसको हार्डवायर सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि इसमें वायर लगे होते हैं। ये बच्चों के क्लासरूम के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। दूसरा है FM सिस्टम। FM सिस्टम जो है जिस तरीके से रेडियो काम करता है उसी तरीके से काम करता है। इसमें दो यूनिट होती है, ट्रांसमीटर यूनिट और रिसीवर यूनिट। ट्रांसमीटर यूनिट क्या होती है, जो भी तरंग होती है उसको फैलाने का काम करता है, और रिसीवर यूनिट उसको कलेक्ट करने का काम करता है। जिस तरीके से FM रेडियो काम करता है उसी तरीके से। और दूसरा है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जिस तरीके से टेलीविजन काम करता है उस तरीके से काम करता है। इसमें पिक्चर आती है, FM सिस्टम में सिर्फ वॉइस आती है, लेकिन इसमें इंफ्रारेड में वॉइस के साथ साथ पिक्चर भी आती है। इंडक्शन लूप होता है, इसमें ऊपर सब नीचे तार नहीं होते, लेकिन ऊपर तारों का एक जाल बना होता है, और वहां पर बच्चे होते हैं, उनके सबके अपने पर्सनल हियरिंग ऐड होते हैं, जिसमें टेलीकॉइल लगा होता है और उसकी सहायता से वो सुन पाते हैं। तो ये था हमारा ग्रुप हियरिंग ऐड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो सुनने की मशीनों का कार्य, यानी कि फंक्शनिंग ऑफ हियरिंग ऐड। तो सबसे पहले क्या काम करता है, तो माइक्रोफोन जो है ध्वनि को कैप्चर करने का काम करता है। मतलब जो एकॉस्टिक एनर्जी होती है, माइक्रोफोन उसको कैप्चर करने का काम करता है। फिर एम्पलीफिकेशन जो है वो ध्वनि को छोटे सर्किट से बढ़ाया जाता है, उसको एम्पलीफायर बोलते हैं। वो एम्पलीफाई करने का काम करता है। इसमें जो आवाज की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी होती है, एम्पलीफायर उसको बढ़ाने का काम करता है। साउंड ट्रांसमिशन, बढ़ी हुई ध्वनि को रिसीवर के माध्यम से कान में भेजा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ हियरिंग एड देख ले, तो पहले स्टाइल के आधार पर देखते हैं, जिसमें बॉडी लेबल है, ये शरीर के बाहर रखा जाता है और शरीर में एक बेल्ट के साथ जुड़ा होता है। बॉडी लेबल हियरिंग एड जैसे
पॉकेट लेबल हियरिंग एड होता है। पॉकेट लेबल हियरिंग एड जो होता है उसको जेब में रखता है और उसमें कॉर्ड लगे होते हैं, एस कॉर्ड, वाई कॉर्ड। एस कॉर्ड में सिर्फ एक ही होता है अगर किसी को एक कान में दिक्कत हो तो, और इसको एस कॉर्ड बोलते हैं। अगर इसमें दो होते हैं ऐसे तो उसको वाई कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो वाई कॉर्ड जो होते हैं दोनों कानों के लिए होते हैं। तो इस तरीके से लोग उसको अपने हृदय के पास रखते हैं, जेब में, पॉकेट में रखते हैं, और वो क्या उससे सुनने में बहुत ज़्यादा अ, आसानी होती है। ज़्यादा ईज़ जिनकी ज़्यादा हो जाती है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको, उनके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। दूसरा है ईयर लेबल। ईयर लेबल में ये कान के अंदर या कान के पास फिट होता है। इसमें बीटीई है, आईटीई है, आईटीसी है, कंप्लीटली इन द कैनाल है, सीआईसी है, जो हमने इससे पहले पढ़ा है। अब इसमें टेक्नोलॉजी है, जैसे प्रौद्योगिकी एनालॉग है। ये पुराने प्रकार का हियरिंग एड्स होते थे जो ध्वनि को बढ़ाते थे लेकिन सिग्नल प्रोसेसिंग में सीमित होते थे। प्रोग्रामेबल जो है डिजिटल हियरिंग एड की तुलना में अधिक एडवांस होते हैं। इन्हें उपयोगकर्ता के अनुसार सेट किया जाता है, मतलब इनको प्रोग्राम किया जाता है, जैसे बच्चे की नीड है उसके अनुसार उसको प्रोग्राम किया जाता है। डिजिटल जो है ये उच्च गुणवत्ता वाले डिजिटल प्रोसेसिंग का उपयोग करते हैं और अधिकतम अनुकूल क्षमता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है लिंक सिक्स साउंड टेस्ट। तो लिंक सिक्स साउंड टेस्ट जो है इसमें 6 ध्वनि होती है, जैसे आपके सामने है अ, ये ए एच नहीं है, ये अ है, ई, उ, श और स। ठीक है, इस तरीके से हम इस आवाज को निकालते हैं और बच्चों का टेस्ट करते हैं। बच्चों को 5 फीट की दूरी पर बिठाते हैं पहले, और फिर हम उसमें 2 लेबल चेक करते हैं, अवेयरनेस लेवल और आइडेंटिफिकेशन लेवल। मतलब साउंड के प्रति कितना जागरूक है बच्चा और साउंड को कितना पहचान पा रहा है। 2 लेवल पर करते हैं, पहले 5 फीट की दूरी से, अगर 5 फीट की दूरी से सुनाई दे गया तो नहीं करते हैं, अगर नहीं सुनाई दिया तो फिर 3 फीट की दूरी से, फिर 1 फीट की दूरी से। इस तरीके से हम जो हमारे मानक तय होते हैं उसके आधार पर हम करते हैं। तो ये परीक्षण जो है किसी भी व्यक्ति और बच्चों को सुनने की क्षमता की जांच करता है। ये निर्धारित करने में मदद करता है कि व्यक्ति को किस ध्वनि श्रेणी में कठिनाई हो रही। इसमें 3 कैटेगरी डिवाइड है ध्वनि की, हाई फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी। इन 3 आधार के इसमें साउंड है। तो इन तीनों को हम जब चेक करते हैं, आवाज देते हैं, तो इस पे हमें ये पता चल जाता है कि व्यक्ति को या बच्चे को किस फ्रीक्वेंसी की आवाज सुनाई दे रही है और किस फ्रीक्वेंसी की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। अदर आउटकम मीजर जो है शोर में समझने की क्षमता। तो स्पीच सबसे पहले स्पीच अंडरस्टैंडिंग इन नॉइस ये परीक्षण करता है कि व्यक्ति शोर में ध्वनियां समझ सकता है ये या नहीं। साउंड क्वालिटी ये मेजर करता है कि हेयरिंग एड के द्वारा प्रदान की गई जो आवाज की क्वालिटी है वो नेचुरल है, स्पष्ट है या नहीं। बिना उपकरण के साथ सुनने की तुलना, मतलब एडेड और अनएडेड लिसनिंग कंपैरिजन देखते हैं। ये इसमें ये देखा जाता है कि व्यक्ति बिना हियरिंग एड के कितना सुन पाता है और हियरिंग एड के साथ कितनी अच्छी तरीके से सुनता है। ऑडिटरी फटीग ये मापता है कि लंबे समय तक हियरिंग एड अगर कान में उपयोग करें तो व्यक्ति थकता है या नहीं। तो इस तरीके से अदर आउटकम को हम मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 1.2 ईयर मोल्ड टाइप्स, इंपॉर्टेंस, केयर एंड मेंटेनेंस पूछा है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं ईयर मोल्ड। ये जो आपके सामने एक इमेज दिख रही है ये है इंडिविजुअल हियरिंग एड, बीटीई है ये। इसके साथ एक पाइप जुड़ा हुआ है, पाइप से जाके ये जो सर्कल में आपको दिखाई दे रहा है ये ईयर मोल्ड है। ठीक है, इसको बोलते हैं ईयर मोल्ड। ये जो हमारा जो हमारे ईयर कैनाल होता है, कूंचा होता है, उसके अंदर जाके इसकी मैपिंग करते हैं, इसका मेजरमेंट लेते हैं और सबके अलग अलग आधार होते हैं, उसके आधार पर ये डिजाइन किया जाता है ईयर मोल्ड। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं डिटेल से कि ईयर मोल्ड क्या है। आई होप आपकी कंफ्यूजन थोड़ी क्लियर हो गई होगी। ये इंडिविजुअल हियरिंग एड है और ये ईयर मोल्ड उससे जुड़ा हुआ है। ये क्या करता है, जो हियरिंग एड है उसको रोकने का या टिका के रखने का काम करता है, प्लस जो आवाज होती है उसको कानों तक पहुंचाने का काम करता है। तो आगे बढ़ते हैं।
ईयर मोल्ड हमने देख लिया, तो अब टाइप देख लेते हैं। तो पहला टाइप है सॉफ्ट ईयर मोल्ड। ये सिलिकॉन या रबर की सामग्री के बने होते हैं जो काफी आरामदायक होते हैं। दूसरा जो है हार्ड ईयर मोल्ड। हार्ड ईयर मोल्ड जो है ये अधिक टिकाऊ और टिकाऊ और स्थिर होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इन्हें पहनने में असहजता महसूस होती है क्योंकि ये हार्ड होते हैं, तो काफी दिक्कत करते हैं। फुल ईयर मोल्ड ये कान के पूरे आकार में फिट होते हैं और ध्वनि की गुणवत्ता प्रदान करते हैं। सेमी ईयर मोल्ड है, ये कान के केवल कुछ हिस्सों में फिट होते हैं और कुछ मामलों में अधिक आरामदायक होते हैं। कस्टम मेड ईयर मोल्ड ये व्यक्तिगत रूप से कान की आकृति के अनुसार बनाए जाते हैं ताकि बेहतर फिट और आराम मिल सके। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं इसका इम्पोर्टेंस जो है ध्वनि की गुणवत्ता में सुधार होती है, क्योंकि अगर ईयर मोल्ड जो है सही फिट ईयर मोल्ड हो जाए तो जो ध्वनि की गुणवत्ता है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। कंफर्टेबल यूज होता है, आरामदायक उपयोग। ये मोल्ड कान में आराम से फिट होता है जिससे उपयोगकर्ता को किसी भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता है। ध्वनि को लीक करने से रोकता है। ईयर मोल्ड में जो ध्वनि कान में सही तरीके से पहुंचने में मदद करता है और आवाज को लीक करने से रोकता है ईयर मोल्ड। व्यक्तिगत अनुकूलन मतलब पर्सनलाइज्ड फिट कर सकते हैं। कस्टम ईयर मोल्ड कान की अनुकूलता और विशेष आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए जाते हैं। देखभाल और रख रखाव कैसे कर सकते हैं, तो स्वच्छता रखनी चाहिए, क्लीनिंग करनी चाहिए। ईयर मोल्ड को नियमित रूप से साफ करना चाहिए, क्योंकि जो ईयर मोल्ड है उसमें गंदगी और कान का मैल मोल्ड के अंदर इकट्ठा हो जाता है जिससे ध्वनि की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। तो उन्हें हल्के गर्म पानी और साबुन से धोकर सुखा लें। वेंट को साफ रखें। मोल्ड में वेंट्स जो छोटे छेद होते हैं उनको नियमित रूप से साफ करें ताकि ध्वनि की प्रवाह जो है फ्लुएंसी है वो बाधित ना हो। उपकरण का सही उपयोग, प्रॉपर यूज करें। मोल्ड को सही तरीके से फिट करें, उन्हें ज्यादा दबाव में ना लगाएं, बहुत अधिक खींचने से बचें। सूरज की रोशनी से बचाएं। ईयर मोल्ड को सीधे सूर्य की रोशनी में ना रखें क्योंकि इससे सामग्री खराब हो सकती है। स्टोरेज, ईयर मोल्ड को हमेशा एक सुरक्षित और सूखा स्थान पर रखें, जैसे हियरिंग एड केस में, ताकि वे धूल और नमी से बच सकें। तो ये हम केयर एंड मेंटेनेंस इस तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है 1.3 क्लासरूम एम्पलीफिकेशन डिवाइसेस, जिसमें इंडिविजुअल स्पीच ट्रेनर एंड ग्रुप हार्डवायर लूप इंडक्शन इंफ्रारेड एंड एफएम सिस्टम दियर इंपॉर्टेंस इन एजुकेशनल मैनेजमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं क्लासरूम एम्पलीफिकेशन डिवाइसेस। क्लासरूम एम्पलीफिकेशन डिवाइसेस में सबसे पहले इंडिविजुअल डिवाइसेस जो है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो व्यक्तिगत हियरिंग एड है, बीटीई, आरआईसी, आईटीसी, सीआईसी, आईटी ये सारे हमने पढ़े थे। तो जिसमें ये उपकरण जो होते हैं एक व्यक्ति या शिक्षक द्वारा ध्वनि को बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। हियरिंग एड का बच्चों या शिक्षकों द्वारा उपयोग किया जा सकता है जिससे सुनने की क्षमता में कमी हो। स्पीच ट्रेनर क्या होता है, ये एक उपकरण है जो मुख्य रूप से शिक्षक के लिए होता है या जो स्पीच सिखाता है उसके लिए होता है, जो अपनी आवाज को अधिक स्पष्ट और अधिक श्रव्य बना सकता है। ये विद्यार्थियों को स्पष्ट आवाज में निर्देश देने में मदद करता है, कक्षा में आवाज के स्तर को समान बनाए रखता है। ये उपकरण छात्रों की सुनने की गुणवत्ता को सुधारता है, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो सुनने में कठिनाई महसूस करते हैं। दूसरा जो है इसमें पूछा है तीसरा, ग्रुप सिस्टम। तो ग्रुप सिस्टम में है हार्डवायर लूप इंडक्शन इंफ्रारेड एफएम सिस्टम। इससे पहले हमने उस पर डिस्कस किया था। तो इन उपकरणों का उपयोग कक्षा में सभी विद्यार्थियों को आवाज को समान रूप से सुनने में मदद करने के लिए किया जाता है, जिसमें ये जितने भी टाइप मैंने अभी बताए, हार्डवायर लूप इंडक्शन इंफ्रारेड और एफएम सिस्टम शामिल होते हैं। हार्डवेयर सिस्टम क्या होता है, ये प्रणाली में इस सिस्टम में शिक्षक का माइक्रोफोन और छात्रों के लिए एक व्यक्तिगत रिसीवर वायर से जुड़े हुए होते हैं। ये प्रणाली कक्षा में एक मजबूत और स्थिर ध्वनि प्रसारण सुनिश्चित करती है, लेकिन इसमें उपकरणों के बीच तारों की आवश्यकता होती है, मतलब इसमें हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है इंडक्शन लूप सिस्टम। तो इंडक्शन लूप सिस्टम जो है एक वायरलेस सिस्टम है जिसके कक्षा के चारों ओर इंडक्शन लूप लगाया जाता है।
ये लोग ध्वनि संकेतों को एक रिसीवर में ट्रांसमिट करते हैं और विशेष रूप से हियरिंग एड और अन्य श्रवण उपकरणों के साथ कार्य करते हैं। मतलब मैंने इससे पहले बोला था कि टेलीक्वाइल जो होता है वो क्या करता है, इंडक्शन लूप को से कनेक्ट करने का काम करता है। ये शोर को कम करने और ध्वनियों को स्पष्टता को बढ़ाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है इंफ्रारेड सिस्टम। तो ये सिस्टम जो है जो इंफ्रारेड होते हैं और रक्त तरंगे होती हैं, उनका उपयोग करके ध्वनि को प्रसारित करने का काम करते हैं, जिससे कक्षा में विद्यार्थियों को वायरलेस रूप से स्पष्ट और शोर मुक्त ध्वनि सुनने की सुविधा मिलती है। ये प्रणाली मुख्य रूप से फिल्मों, कक्षाओं, अन्य सार्वजनिक स्थानों में उपयोग, मतलब फिल्मों मतलब सिनेमाघरों में उपयोग होती है, जहां अधिक संख्या में लोग शामिल होते हैं। एफएम सिस्टम जो है, एफएम प्रणाली रेडियो तरंग का उपयोग करती है, जिससे शिक्षक की आवाज को विद्यार्थियों तक बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सकता है। इसमें शिक्षक के पास एक माइक्रोफोन और छात्रों के पास रिसीवर होते हैं। ये सिस्टम कक्षा में ध्वनि की गुणवत्ता को सुधारने और ध्वनि की लीक को रोकने में मदद करते हैं। तो जब भी हम ये सिस्टम इंफ्रारेड हो या एफएम सिस्टम की बात करें, तो इसमें सबसे पहले हमें टेलीविजन से या फिर हमें जो भी यहाँ के कलेक्टर और जो भी होते हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद ही हम ये स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें एफएम सिस्टम और इंफ्रारेड में दो यूनिट होती है, ट्रांसमीटर और रिसीवर यूनिट होती है। लेकिन इंफ्रारेड में फोटो डिटेक्टर डियोड होता है, जिसकी वजह से जो फोटो होती हैं वो डिटेक्ट होके वहां पर दिखाई देती हैं। मतलब इसमें आवाज के साथ साथ इंफ्रारेड में फोटो भी दिखाई देती हैं। इम्पोर्टेंस इन एजुकेशनल मैनेजमेंट, किस तरीके से हम शैक्षिक प्रबंधन कर सकते हैं इन उपकरणों का, इनके महत्व का शैक्षिक प्रबंधन में उपयोग कर सकते हैं। तो सुनने में कठिनाई वाले छात्रों के लिए सहायक असिस्टिव फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट, इन उपकरणों की मदद से सुनने में कठिनाई वाले छात्रों भी कक्षा में शिक्षक की आवाज को बेहतर तरीके से सुन सकते हैं, क्योंकि सबके पास हियरिंग ऐड होते हैं और वो हियरिंग ऐड उनकी आवश्यकता के अनुसार डिजाइन किए जाते हैं। शिक्षक के लिए सहूलियत हो सकता है, इजी फॉर टीचर्स, शिक्षक को अपनी आवाज को पूरे कक्षा में पहुंचाने में मदद मिलती है, जिससे उससे शारीरिक थकान कम होती है। स्पष्टता और समझ, क्लियरिटी और कॉम्प्रिहेंशन, मतलब समझ सकते हैं और क्लियरिटी होती है, जो भी वॉइस होती है वो क्लियर होती है। शोर से मुक्त होता है, फ्रीडम फ्रॉम नॉइज, कक्षा में बाहरी शोर को कम किया जाता है, जिससे छात्रों को ध्वनि की तरफ ध्यान केंद्रित करने में आसानी होती है। शिक्षा में समानता, इक्वालिटी इन एजुकेशन, ये उपकरण सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। कक्षा में प्रभावित प्रबंधन हो सकता है इसकी वजह से, क्योंकि लोग एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर सकते हैं, जिससे कक्षा का जो प्रबंधन है बेहतर तरीके से किया जा सकता है। नेक्स्ट है 1.4, cochlear implant, middle ear implant BAHA and auditory brainstem implant, candidacy, components, functioning and importance with a special reference to EDIP 2014 schemes। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कॉकलियर इम्प्लांट क्या है। कॉकलियर इम्प्लांट जिसके कॉकलिया में दिक्कत होती है, कॉकलिया डैमेज हो जाता है, मिक्स्ड हियरिंग लॉस होता है या फिर प्रोफाउंड हियरिंग लॉस होता है, तो उसकी कॉकलिया में इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, मतलब कॉकलिया का की सर्जरी करके उसमें मशीन इम्प्लांट की जाती है, जो सुनने में सहायक होती है। तो इसके उम्मीदवार कौन कौन से होते हैं? इसके उम्मीदवार होते हैं जिनको प्रोफाउंड हियरिंग लॉस होता है, या पारंपरिक सुनने के उपकरण हियरिंग एड से कोई लाभ नहीं होता, मतलब जो हियरिंग एड पहनते उससे कोई बेनिफिट नहीं होता, या 12 महीने से लेकर वयस्कों तक की उम्र के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से उपचार के लिए तैयार व्यक्ति। घटक क्या होते हैं, कंपोनेंट और फंक्शनिंग क्या होती है? बाहरी उपकरण जो होता है, एक्सटर्नल डिवाइस जो होती है जिसमें माइक्रोफोन, प्रोसेसर और ट्रांसमीटर लगा होता है, और आंतरिक जो होता है इंटरनल डिवाइस, कॉकलियर इम्प्लांट जिसमें इलेक्ट्रोड्स को सुनने की तंत्रिका में इम्प्लांट किया जाता है। अब ये जो सिस्टम होता है ध्वनि को विद्युत संकेतों में बदलता है और सीधे मस्तिष्क में भेजता है।
ठीक है। इम्पोर्टेंस क्या है? जिनको भी प्रोफाउंड हियरिंग लॉस होता है उन व्यक्तियों को सुनने में मदद करता है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है, जैसे कम्युनिकेशन वो किसी से भी कर सकते हैं, कम्युनिकेशन में दिक्कत नहीं होती है। मिडिल ईयर इम्प्लांट है। मिडिल ईयर में जब मिडिल ईयर की जो बोन है, कान की तीनों हड्डियां हैं, ओसिकुलर चेन है, जिनमें दिक्कत हो जाती है, तब मिडिल ईयर इम्प्लांट करते हैं। जो इसके उम्मीदवार कौन होते हैं? जो लोग सुनने के उपकरणों से ठीक से, मतलब जो हियरिंग एड होते हैं, उनसे लाभ नहीं उठा सकते। तो शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जिनको श्रवण हानि मतलब कंडक्टिव या मिक्स्ड हियरिंग लॉस होता है, उनके लिए वो उम्मीदवार हो सकते हैं। कंपोनेंट क्या होता है? बाहरी हिस्सा होता है माइक्रोफोन और प्रोसेसर, जो आवाज को कैच करने का काम करता है। आंतरिक हिस्सा होता है जो एक इम्प्लांट, जो मिडिल ईयर की संरचना को उत्तेजित करता है। उत्तेजित मतलब वाइब्रेशन करता है, उसमें वाइब्रेट, क्योंकि जो मिडिल ईयर का काम है वो क्या है? जो भी हमारी ओसिकुलर चैन है, जो भी मैलियस इंकस और स्टेपीज है, उनको हलचल करवाने का काम करता है। ठीक है। अब इसका जो महत्व है वो क्या है? तो ये व्यक्ति को सामान्य श्रेणी की तुलना से बेहतर श्रवण सहायता प्रदान करता है। मतलब जो सामान्य श्रेणी की तुलना में व्यक्ति होते हैं उनसे बेहतर श्रवण प्रदान करता है, खासकर उनके लिए जिनकी श्रवण हानि मतलब कंडक्टिव हियरिंग लॉस या मिक्स्ड हियरिंग लॉस हो। नेक्स्ट है BAHA। BAHA का फुल फॉर्म है बोन एंकर्ड हियरिंग एड। तो इसकी कैंडिडेसी क्या होती है? जो लोग श्रवण हानि से ग्रस्त होते हैं और कान के बाहरी या मिडिल हिस्से में कोई समस्या होती है, लेकिन आंतरिक श्रवण तंत्रिका सामान्य होती है। जिन्हें पारंपरिक हियरिंग मतलब जो हियरिंग एड यूज करते हैं और उनको कोई लाभ नहीं मिलता, उनसे कोई बेनिफिट नहीं होता है, वो कैंडिडेट हो सकते हैं इसके। घटक और कार्यप्रणाली कंपोनेंट और फंक्शन क्या होते हैं? तो एक छोटे साउंड प्रोसेसर और एक इम्प्लांट जो कंकाल के माध्यम से ध्वनि को भेजता है। ध्वनि हड्डी के माध्यम से सीधे श्रवण तंत्रिका तक पहुंचती है। अब ये जो बोन एंकर्ड है, ये बोन में ट्रांसप्लांट करके और पहना, जो कान के पीछे की हड्डी है उसमें ट्रांसप्लांट करके हियरिंग एड पहनाया जाता है। महत्व क्या है? जिन लोगों के पास मिडिल ईयर या आउटर ईयर में समस्या होती है उनके लिए प्रभावी है। ये अस्थायी और स्थायी रूप से इम्प्लांट किया जाता है। ठीक है। बोन में स्थायी और अस्थायी रूप से इम्प्लांट किया जाता है। नेक्स्ट है ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट। ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट जो है, जिनकी ये ऑडिटरी नर्व में अगर कोई क्षति होती है तो उसमें इम्प्लांट किया जाता है, जिसमें जिनको कॉक्लियर इम्प्लांट से कोई लाभ नहीं मिलता है। और ये आमतौर पर ये इम्प्लांट प्रोफाउंड हियरिंग लॉस वाले व्यक्तियों के लिए होता है। इसकी जो कंपोनेंट और फंक्शनिंग है, बाहरी और आंतरिक हिस्सों से मिलकर काम करता है। ये तंत्रिका के बजाय सीधे मस्तिष्क में ध्वनि संकेत भेजता है। मतलब जो नर्व सिस्टम होता है, जो जिसके थ्रू वो जो सिग्नल होते हैं ब्रेन तक जाते हैं, जब उसमें कोई दिक्कत होती है तो ये ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट किया जाता है, और ये जो साउंड होता है, जो सिग्नल होता है, वो सीधे ब्रेन तक भेजने का काम करता है। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है? तो ये श्रवण तंत्रिका से जुड़ी समस्याओं के लिए समाधान प्रदान करता है। मतलब जो भी श्रवण तंत्रिका है उनसे जुड़ी जो भी समस्या है उसके लिए एक समाधान प्रदान करता है। कॉक्लियर इम्प्लांट से भी अधिक गंभीर श्रवण हानि वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त होता है। मतलब जो अधिक प्रोफाउंड हियरिंग लॉस वाले व्यक्ति होते हैं, सीवियर होते हैं, उनके लिए उपयुक्त होता है। एडिप 2014 जो एडिप स्कीम आई, उसकी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। तो एडिप का फुल फॉर्म है असिस्टेंट टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेज ऑब्लिक फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायंस। ठीक है। भारत सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई जो विकलांग व्यक्तियों की जो भी एड्स एंड अप्लायंस मिलते हैं, सहायक उपकरण मिलते हैं, जैसे कॉक्लियर इम्प्लांट हो गया, हियरिंग एड्स हो गया, अन्य श्रवण उपकरण, पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे हर डिसेबिलिटी के लिए डिप स्कीम में स्कीम है, योजना है, जो उसके तहत जैसे बैसाखी मिलती है, व्हील चेयर मिल रहा है, तो वो अलग है, लेकिन हमें यहाँ पर लिखना है हियरिंग इम्पेयरमेंट के रेफरेंस में। तो कॉक्लियर इम्प्लांट, हियरिंग एड और उसके अलावा और भी श्रवण उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता मिलती है, आर्थिक सपोर्ट मिलता है। आर्थिक सहायता, इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को कॉक्लियर इम्प्लांट और अन्य उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।
मतलब जो कॉकलियर इम्प्लांट का खर्चा आता है वो गवर्नमेंट पे करती है एडीपी स्कीम के तहत। सामाजिक समावेशन, ये योजना विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक समावेशन और उनकी जीवन की गुणवत्ता को सुधारने में मदद करते हैं। शिक्षा और रोजगार में सहायता, कॉकलियर इम्प्लांट और अन्य श्रवण उपकरण शिक्षा, रोजगार, अन्य सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी को बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। 1.5 है कंपैरिजन बिटवीन इंडिविजुअल हियरिंग एड, ग्रुप हियरिंग एड एंड कॉकलियर इम्प्लांट एंड देयर केयर एंड मेंटेनेंस। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं व्यक्तिगत श्रवण यंत्र क्या है। ये उपकरण एक व्यक्ति के लिए होते हैं जो ध्वनि को बढ़ाते हैं ताकि व्यक्ति को सुनने में मदद मिल सके। ये हमने इससे पहले वो कर लिया। इनमें कान के बाहर बीटी या कान के अंदर आईटी फिट किया जाता है। इसमें बहुत 5 टाइप होते हैं, इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया। देखभाल और रखरखाव किस तरीके से करते हैं, तो स्वच्छता इसे नियमित रूप से साफ करें, खासकर माइक्रोफोन और रिसीवर को। बैटरी की देखभाल करनी चाहिए, बैटरी को समय समय पर बदलते रहें और उपकरण को भीगने ना दें, यानी कि सूखा रखें। नमी से बचाएं, इसे नमी और पसीने से बचाना आवश्यक होता है। ग्रुप हियरिंग एड जो होता है, ये उपकरण कक्षा या समूह की स्थितियों में उपयोग में लिए जाते हैं, जैसे एफएम सिस्टम है, इंफ्रारेड है, हार्डवायर है, लूप इंडक्शन है। ये सभी व्यक्ति को समान रूप से ध्वनियाँ प्रदान करते हैं, शोर में मदद करते हैं। देखभाल क्या, सिस्टम की सफाई करनी चाहिए, ट्रांसमिटर, रिसीवर और माइक्रोफोन को साफ रखना चाहिए, बैटरी चेक करनी चाहिए। वायरलेस उपकरण, इन उपकरणों को मजबूत सिग्नल और कम व्यवधान के लिए ठीक से सेट करें। कॉकलियर इम्प्लांट जो है ये एक शल्य चिकित्सा, मतलब एक सर्जरी करके मतलब एक सर्जरी करके इम्प्लांट किया जाता है। एक ऐसा उपकरण है जो इनर ईयर में इम्प्लांट किया जाता है। कॉकलियर इम्प्लांट ध्वनि को इलेक्ट्रिकल संकेतों में बदलता है और सीधे ब्रेन तक भेजता है। ये जो प्रोफाउंड हियरिंग लॉस वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए प्रभावी है, जो खासकर जिनको खासकर जो हियरिंग एड है उससे बेनिफिट नहीं मिलता है, तो उनके लिए प्रभावी होता है। देखभाल और रख रखाव क्या कर सकते हैं, साफ सफाई करनी चाहिए, जो बाहरी डिवाइस है नियमित रूप से साफ करें, विशेष रूप से माइक्रोफोन और प्रोसेसर को। बैटरी चेक करनी चाहिए, बैटरी को नियमित रूप से बदलें और चार्ज करें। वेंट्स और प्रोसेसर, इम्प्लांट के साथ जुड़े प्रोसेसर और वेंट्स को साफ रखें ताकि ध्वनि स्पष्ट रहे। वाटर प्रूफिंग, इम्प्लांट के बाहरी हिस्से को नमी से और पानी से बचाना चाहिए। मॉड्यूल 2 है टेक्नोलॉजी फॉर मैनेजमेंट फॉर स्पीच। 2.1 में पूछा है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग एड्स एंड इक्विपमेंट फॉर मैनेजमेंट ऑफ स्पीच, जिसमें जो सॉफ्टवेयर है डॉक्टर स्पीच, वॉगमी और स्पीच व्यूअर पूछा है। तो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग एड्स होते हैं डॉक्टर स्पीच, वॉगमी और स्पीच व्यूअर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डॉक्टर स्पीच। इसका कार्य क्या होता है, ये एक कंप्यूटर आधारित सॉफ्टवेयर होता है जो बोलने की में कठिनाई का विश्लेषण करता है। जिनको स्पीच में प्रॉब्लम होती है उसका एनालिसिस करता है और उसको करेक्शन करने के लिए बहुत सारे गाइडेंस प्रदान करता है। ये जो वाक्य और उच्चारण की त्रुटियां हैं, आर्टिकुलेशन एरर है, उनका पता लगाकर उन्हें सुधारने के लिए प्रैक्टिस और उन पे रिस्पॉन्स प्रदान करता है, उनकी प्रतिक्रिया प्रदान करता है। महत्व क्या है, उच्चारण में सुधार, उच्चारण के मुद्दों पर काम करता है, व्यक्ति को सही तरीके से बोलने में मदद करता है। लक्ष्य आधारित अभ्यास, ये उपयोगकर्ता को व्यक्तिगत सुधार के लिए लक्षित अभ्यास कराता है। दूसरा है वॉग्मी। कार्य क्या है, वॉग्मी एक वॉइस सिंथेसिस और उच्चारण सुधार प्रणाली है जो व्यक्ति के बोलने की गति और स्पष्टता में सुधार करती है। ये सॉफ्टवेयर व्यक्तियों को वाक्य को सुनकर उस पर प्रतिक्रिया प्रदान करता है और उच्चारण की गलतियों को सुधारता है। ठीक है, अभी वॉग्मी नहीं चलता है, डॉक्टर स्पीच चलता है ज्यादा। इसका महत्व क्या है, स्मार्ट फीडबैक मिलता है। वॉग में बोलने के दौरान किसी भी तरह की त्रुटियों का तत्काल पता लगाकर उपयोगकर्ता को सही मार्गदर्शन करता है, क्योंकि इसमें जो भी करेक्शन होता है वो स्क्रीन पे दिखता है, तो वो स्क्रीन पर उससे हमें सही मार्गदर्शन मिल सकता है। उच्चारण की स्पष्टता होती है, ये उच्चारण में सुधार करने के लिए उपयुक्त अभ्यास प्रदान करता है, मतलब बहुत सारे प्रैक्टिस होते हैं इसमें, खासकर उन व्यक्तियों के लिए जो आवाज में उच्चारण या समस्याएं महसूस करता है। स्पीच वीवर है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, वाक्य, उच्चारण और आवाज की जो क्वालिटी है उसका एनालिसिस करता है। यूजर को उसकी आवाज और उच्चारण की गुणवत्ता को देखने और सुधारने के लिए विभिन्न दृश्य उपकरण प्रदान करता है। विशेष रूप से स्पीच डिसऑर्डर के उपयोग में लाया जाता है।
महत्व क्या है? दृश्य सहायता प्रदान करता है, मतलब जो भी उच्चारण में दोष है, आवाज में दोष है, उसको वो समझ सकते हैं, अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। नियंत्रण और सुधार, व्यक्ति अपनी भाषण में सुधार करने के लिए सही दिशा में काम कर सकते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्स मिलता रहता है कि क्या सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। 2.2 में पूछा है, यूज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड स्पीच इक्विपमेंट फॉर मैनेजमेंट ऑफ वॉइस इन चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट। मतलब जो कंप्यूटर बेस्ड स्पीच इक्विपमेंट होते हैं उनसे वॉइस, चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी कि जिनको सुनने में दिक्कत होती है, उन बच्चों की वो आवाज का प्रबंधन कैसे करते हैं। सुनने में विकलांग बच्चों में आवाज के प्रबंधन के लिए कंप्यूटर आधारित उपकरणों का उपयोग। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। सुनने में विकलांग बच्चों की आवाज की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कंप्यूटर आधारित उपकरणों का उपयोग किया जाता है। ये क्या काम करते हैं? बच्चों को सही उच्चारण, वॉइस मॉड्यूलेशन और स्पष्टता सुधारने के लिए उन्हें गाइडेंस प्रदान करते हैं। कंप्यूटर आधारित उपकरण डॉक्टर स्पीच होता है। इसका कार्य क्या होता है? सुनने में कठिनाई वाले बच्चों को आवाज, उच्चारण और स्वर की गुणवत्ता का विश्लेषण करता है। महत्व क्या है? बच्चों को सुधारात्मक अभ्यास प्रदान करता है। इसमें बहुत सारे गेम होते हैं, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी के गेम होते हैं। उच्चारण सुधार में मदद करता है। ये ये विशेष रूप से बच्चों के लिए उनकी सुनने की क्षमता कम है, जिनके पास कोक्लियर इम्प्लांट्स है। वॉग्मी जो है उसका कार्य क्या है? ये सॉफ्टवेयर जो है बच्चों के बोलने की गति और उच्चारण की त्रुटियों को पहचान कर सुधारने के लिए फीडबैक प्रदान करता है। महत्व क्या है? बच्चों के लिए इंटरेक्टिव टूल है जो उच्चारण, वॉइस क्वालिटी में सुधार करता है, बच्चों को अपनी आवाज सुनवाई और प्रतिक्रिया में सुधार के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि जो भी फीडबैक होता है वो तत्काल मिल जाता है। स्पीच बीवर जो है इसका कार्य क्या है? ये सॉफ्टवेयर बच्चों के उच्चारण को देखकर से बेहतर बनाने के लिए दृश्य प्रतिक्रियाएं प्रदान करता है। महत्व क्या है? ये बच्चों की उच्चारण को सुधारने के लिए दृश्य सहायता प्रदान करता है, जिससे बेहतर समझ सकते हैं कि उनको अपनी आवाज में कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है। इम्पोर्टेंस क्या है? सुनने में मतलब जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं उनके आवाज में सुधार, वॉइस में इम्प्रूवमेंट करता है, इंडिपेंडेंस और कॉन्फिडेंस जगाता है, भाषा विकास में मदद करता है, सुनने की स्थिति में को अनुकूलित करता है, एडॉप्टेशन ऑफ हियरिंग एड या इम्प्लांट, जैसे उपकरणों के माध्यम से बच्चों को हियरिंग एड या इम्प्लांट के साथ बेहतर ढंग से आवाज को समझने और सुधारने में मदद मिलती है। 2.3 में पूछा है, यूज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड स्पीच इक्विपमेंट फॉर मैनेजमेंट ऑफ सुप्रा सेगमेंटल फीचर ऑफ स्पीच इन चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो सुप्रा सेगमेंटल आप सबको पता है, पढ़ा है आपने फर्स्ट सेमेस्टर में। वो एस्पेक्ट जो हमारी वाणी को सुंदरता प्रदान करते हैं, जैसे पिच हो गया, स्ट्रेस हो गया, रिदम हो गया, रेट ऑफ स्पीच हो गई, इंटोनेशन हो गया। ठीक है, इन जैसी विशेषताएं शामिल हैं। ये भाषा की अभिव्यक्ति और अर्थ को समझने में मदद करती हैं। सुनने में या फिर हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए इन विशेषताओं का सही उपयोग करके चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि ध्वनि, स्वर और उच्चारण के बीच अंतर नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर कंप्यूटर आधारित उपकरणों का उपयोग जो है, डॉक्टर स्पीच का काम क्या होता है? ये उपकरण बच्चों के उच्चारण और सुप्रा सेगमेंटल विशेषताओं का विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है कि सुप्रा सेगमेंटल एस्पेक्ट में कहाँ पे दिक्कत है। बच्चों को स्वर, तनाव, रिदम, गति में सुधार करने के लिए विशेष अभ्यास प्रदान करता है। महत्व क्या है? ये उपकरण बच्चों को सही स्वर, पिच और स्ट्रेस पर काम करने के लिए मार्गदर्शन करता है, जिससे मैं अपनी आवाज को अधिक स्पष्ट और प्रभावी बना सकता है। वॉग्मी का कार्य होता है, ये जो सॉफ्टवेयर है बच्चों की बोलने की गति, रिदम, रेट और पिच का विश्लेषण करता है और उन्हें सुधारने के लिए फीडबैक प्रदान करता है। महत्व क्या है? ये बच्चों को अपनी आवाज के विभिन्न पहलुओं पर काम करने का अवसर देता है, जिससे वे अपनी बोलने की गति और स्वर को नियंत्रित कर सकते हैं। उच्चारण के साथ साथ रिदम और तनाव को बेहतर करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है स्पीच बीवर कार्य। ये उपकरण बच्चों के उच्चारण और स्वर के विभिन्न पहलुओं में दृश्य प्रतिक्रियाएं प्रदान करता है। ये विशेष रूप से स्वर मतलब जो पिच होती है और स्ट्रेस पर ध्यान केंद्रित करता है। महत्व क्या है? बच्चों को सही स्वर और तनाव की पहचान करने में मदद मिलती है, जिससे उनका भाषण अधिक स्वाभाविक और
अधिक प्रभावशाली होता है। सॉफ्टवेयर में रिदम और स्ट्रेस पर काम करने में मदद करता है। इम्पोर्टेंस क्या है? पिच में सुधार हो सकता है, स्ट्रेस पर नियंत्रण हो सकता है, गति और मतलब जो इनकी स्ट्रेस होती है या फिर हम रेट और रिदम में सुधार करता है, भाषा संचार में सुधार करता है, सामाजिक और शैक्षिक कौशल में वृद्धि होती है। ये महत्व हो सकते हैं। नेक्स्ट है 2.4 बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर यूजिंग कंप्यूटर बेस्ड स्पीच ट्रेनिंग एड्स एंड इक्विपमेंट्स। कंप्यूटर आधारित स्पीच ट्रेनिंग उपकरणों के उपयोग के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा। तो यहाँ पर सबसे पहले कंप्यूटर या लैपटॉप होना आवश्यक है जिसमें पर्याप्त प्रोसेसिंग पावर हो ताकि जो भी प्रशिक्षण सॉफ्टवेयर है उनको सही ढंग से चलाया जा सके। उच्च गुणवत्ता वाले प्रोसेसर हो, पर्याप्त रैम सुनिश्चित करना आवश्यक है। दूसरा जो है ऑडियो उपकरण, हेडफोन, ईयरफोन होने चाहिए। स्पीच प्रशिक्षण सॉफ्टवेयर द्वारा दिए गए फीडबैक को स्पष्ट रूप से सुनने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले हेडफोन या ईयरफोन की आवश्यकता होती है। दूसरा माइक्रोफोन, बच्चों की आवाज और उच्चारण को रिकॉर्ड करने और सॉफ्टवेयर द्वारा विश्लेषण करने के लिए माइक्रोफोन का होना जरूरी है। नेक्स्ट इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। कुछ स्पीच प्रशिक्षण जो है उपकरण इंटरनेट पर आधारित होते हैं। ऑनलाइन अपडेट की आवश्यकता होती है, इसलिए इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है। सॉफ्टवेयर स्पीच ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर, डॉक्टर स्पीच, वॉग्मी और स्पीच व्यूअर इन उपकरणों के लिए आवश्यक होते हैं जो स्वर हो गया, अन्य भाषण पहलुओं को सुधारने में मदद करते हैं। स्पीच सिंथेसिस या एनहेंसमेंट डिवाइस, कुछ सिस्टम में विशेष स्पीच सिंथेसिस उपकरण की आवश्यकता होती है जो क्या करते हैं, आवाज की जो गुणवत्ता होती है, उच्चारण की गुणवत्ता होती है, उसको सुधारने के लिए फीडबैक प्रदान करते हैं। पावर बैकअप होना चाहिए, यूपीएस की आवश्यकता होती है। स्पेस वर्क स्टेशन एक शांत सुविधाजनक स्थान होना चाहिए जहां पर आराम से प्रशिक्षण ले सके। अच्छा लाइटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, चेयर कंफर्टेबल चेयर होनी चाहिए, टेबल भी अच्छे होने चाहिए, ट्रेनिंग और गाइडेंस होनी चाहिए। बच्चों को इन उपकरणों का सही उपयोग सिखाने के लिए ट्रेन टीचर होने चाहिए, स्पीच थेरेपिस्ट की आवश्यकता होती है तो वो होनी चाहिए। नेक्स्ट है 2.5 टेली स्पीच थेरेपी, देख लेते हैं टेली स्पीच थेरेपी क्या है। एक दूरी आधारित ट्रीटमेंट है जिसमें स्पीच थेरेपिस्ट और मरीज के बीच इंटरनेट के माध्यम से वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए कन्वर्सेशन किया जाता है। ठीक है, ये उन मरीजों के लिए उपयोगी होता है जो फिजिकल रूप से थेरेपिस्ट तक नहीं पहुंच सकते हैं, जिनको आने जाने में दिक्कत होती है, उनके लिए टेली स्पीच थेरेपी होती है। जैसे दूर रहने वाले स्थान पर शारीरिक रूप से यात्रा करने में असमर्थ होते हैं या मल्टीपल डिसेबिलिटी होती है जिनको। बेनिफिट क्या होती है? सुविधा मिलती है, मरीज अपने घर पर होते हुए भी थेरेपी ले सकते हैं, यात्रा की आवश्यकता नहीं होती, समय की बचत होती है, जो आने जाने में टाइम लगता है वो बच जाता है। उपलब्धता, विशेष रूप से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में स्पीच थेरेपिस्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, तो जो टेली थेरेपी है ये समस्या हल करती है। सतत निगरानी, मरीज को लगातार नियमित थेरेपी प्राप्त हो सकती है जो अधिक प्रभावी होती है। उपकरण और तकनीकी आवश्यकता, टूल्स एंड टेक्निकल्स रिक्वायरमेंट। इंटरनेट कनेक्शन, तेज और स्थिर इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। वीडियो कॉलिंग्स ऐप्स जैसे जूम हो गया, स्काइप हो गया, गूगल मीट या अन्य टेली हेल्थ प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर या स्मार्टफोन दोनों तरफ अच्छे कैमरे और माइक्रोफोन की जरूरत होती है ताकि जो भी कन्वर्सेशन हो या जो भी एक्टिविटीज हो वो सही तरीके से दिखे। ऑडियो और वीडियो कॉल में गुणवत्ता होनी चाहिए ताकि जो चित्र है वो साफ साफ दिखाई दे और आवाज साफ साफ सुनाई दे। चैलेंजेस क्या आती हैं? तकनीकी समस्याएं, जब इंटरनेट कनेक्शन की समस्याएं होती हैं जैसे वीडियो कॉल में विघटन आ जाता है, दिक्कत आ जाती है, उपकरणों में गड़बड़ी हो सकती है। प्रभावी संवाद की कमी, शरीर की भाषा, फेस टू फेस इंटरेक्शन का अभाव होने से कभी कभी थेरेपी में कमी आ सकती है। प्रारंभिक सेटअप, मरीजों के और थेरेपिस्ट की तकनीकी सेटअप प्लेटफॉर्म के उपयोग में सहजता की आवश्यकता होती है। सतत निगरानी की कमी, घर पर थेरेपी करते वक्त थेरेपिस्ट की निगरानी की कमी हो सकती है क्योंकि घर पर थेरेपी जब भी होती है तो बच्चा वहां पर पेरेंट्स के साथ होता है, तो बहुत बार बच्चा अपनी मनमानी भी करता है। टाइप्स ऑफ स्पीच थेरेपी विया टेलीमेडिसिन।
इसमें जो थेरेपी की टाइप है स्पीच थेरेपी की वो कौन सी है टेली स्पीच में। तो इसमें लैंग्वेज डिसऑर्डर, बच्चों और वयस्कों में भाषण वाचन समझ की समस्याओं को दूर करना, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर जिसमें सही उच्चारण की पहचान और सुधार, वोकैबुलरी डेवलपमेंट शब्दावली का विकास, वॉइस डिसऑर्डर स्वर की गुणवत्ता में सुधार। तो इम्पोर्टेंस क्या है, फ्लेक्सिबल होता है, मरीजों को घर बैठे थेरेपी मिल जाती है, विस्तृत पहुंच, अधिक लोगों तक स्पीच थेरेपी की पहुंच होती है, सामाजिक दूरी बनाए रखने में मदद, जैसे जब कोई महामारी है जैसे कोविड आए उस टाइम पे लोग सामाजिक दूरी उसमें जरूरत होती है तो ये घर पर आसानी से ले सकते हैं। मॉड्यूल 3 है टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटिंग लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। 3.1 में पूछा है लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, मतलब कम लागत वाली टेक्नोलॉजी और शिक्षण सीखने की सामग्री या शिक्षण अधिगम की सामग्री के विकास में इसका इम्प्लीकेशन क्या है, प्रयोग क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं कम लागत वाली प्रौद्योगिकी क्या होती है, ऐसी टेक्नोलॉजी जो सस्ती होती है, जो आसानी से छोटे बजट वाले स्कूल शिक्षक विद्यार्थी द्वारा उपयोग किया जा सकता है। लक्ष्य क्या है, ये जो भी टेक्नोलॉजी होती है शिक्षा में सुधार लाने, अधिक छात्रों तक पहुंच बनाने और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए उपयुक्त होती है। कम लागत वाली प्रौद्योगिकी के उदाहरण है स्मार्टफोन और टैबलेट। उपयोग क्या होता है, शिक्षा सामग्री, वीडियो, ऑडियो और ई पुस्तक पढ़ने के लिए। लाभ, ये उपकरण सस्ते होते हुए भी अनेक शैक्षिक एप्स, गेम्स और संसाधन प्रदान करते हैं और ज्यादातर घर पे मिल जाते हैं स्मार्टफोन्स और टैबलेट। कंप्यूटर और लैपटॉप उपयोग, शैक्षिक सॉफ्टवेयर, ट्यूटोरियल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सीखने के उपकरण होते हैं। ये विद्यार्थियों और शिक्षकों को सस्ती दरों पर ऑनलाइन शिक्षा, ई लर्निंग संसाधन सामग्री उपलब्ध करा सकते हैं। ऑडियो वीडियो उपकरण उपयोग, शिक्षण सीखने के संसाधन जैसे वीडियो है, पॉडकास्ट है, शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करना। लाभ, ये सामग्री बनाने में मदद करता है जो शिक्षा के लिए इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव होती हैं। इंटरनेट और वाईफाई, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, वीडियो कक्षाएं और डिजिटल पुस्तकालय हो सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से सस्ती दरों पर विश्व स्तरीय शिक्षा सामग्री तक पहुंच प्राप्त होती है। शिक्षण सीखने की सामग्री के विकास में एप्लीकेशन क्या है, ई पुस्तक और डिजिटल नोट्स। कम लागत में डिजिटल पुस्तकें, लेख, नोट्स तैयार किए जा सकते हैं जिन्हें स्टूडेंट स्मार्टफोन्स या कंप्यूटर पर पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन कक्षाएं और ट्यूटोरियल, शिक्षक और ऑनलाइन ट्यूटोरियल, वीडियो लेक्चर्स, कोर्स तैयार कर सकते हैं जो विद्यार्थियों के लिए आसानी से उपलब्ध होते हैं। ये शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाते हैं, खासकर जब कोई ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा हो या फिर वहां पर संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं तो वहां के लिए ज्यादा अच्छे होते हैं। शैक्षिक गेम ऐप्स, कम लागत और शैक्षिक गेम्स और मोबाइल ऐप्स का उपयोग करके बच्चों को मजेदार तरीके से सीखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, जिसमें उपयोग में गणना, विज्ञान, भाषा के अवधारणाओं को आसानी से सिखाने के लिए एप्लीकेशन का विकास किया जा सकता है। पॉडकास्ट, ऑडियो लेक्चर्स हो सकते हैं, वीडियो आधारित शैक्षिक सामग्री जो कम लागत और स्मार्टफोन और सस्ते वीडियो रिकॉर्डिंग उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। इससे बेनिफिट क्या होता है, आर्थिक रूप से सुलभ होते हैं और सुलभता, ये उपकरण सामग्री किसी भी स्थान पर उपलब्ध हो सकते हैं। शैक्षिक पहुंच बढ़ती है, समय की बचत होती है, इंटरैक्टिव लर्निंग होती है क्योंकि उपकरणों के माध्यम से छात्रों को इंटरैक्टिव और आकर्षक तरीकों से सिखाया जा सकता है।